समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, ma'am. ताकि वो सभी जो जितने भी मैंने टॉपिक सोचे हैं वो उसको 4-4 दे पाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा था 3 दिन में कराने का, बट ये होगा नहीं। केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, डिटेल में करवाओ तो ये 12-13 लेक्चर का चैप्टर होता है, तो 3 दिन में मैं इसको नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, चलो इसको फिर हम 4 दिन ही देंगे। ठीक है, सो आज तो ना बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन और वीएसपीआर थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है ना, कौन कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, वो सब डिस्कस करूंगी आज मैं तुम्हारे साथ। आज मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी, गुड मॉर्निंग, आज मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो क्या शेप होती है, मतलब ये सब जो है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। और कल वाला जो दिन है ना वो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक कराने वाली हूँ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर थ्योरी से। ठीक है, तो मैं कल 15 to 20 क्वेश्चंस लाऊंगी क्लास में। तो जो आज मैं पढ़ाऊंगी पहले समझो, उसको समझना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एंड उसी को ही जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है मेरा बेटा, तो यही रहेगा आप लोगों का, और फिर आगे जो है चीजें जो है बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलिए मोड क्या होगा, ऑनलाइन है बेटा, ऑफलाइन होगा ना दिल्ली वालों का तो बता देंगे। ठीक है, अभी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए ऑल राइट, ठीक है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं केमिकल बॉन्डिंग के वेटेज के बारे में बता दूं या टॉपिक मैं बता दूं। तो बेटा इसमें ना देखो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं मेरा बेटा। अब टॉप सिमरन आ गई? यस मैम। ठीक है, थोड़े दिन की बात है, उठ जाओ सुबह जल्दी जल्दी, वैसे कुछ लोग तो उठते भी है सुबह। ठीक है, देखिए इसमें ना टॉपिक तो काफी सारे हैं। जैसे आपका फजान्स रूल है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ इस चैप्टर के कौन कौन सा। एक तो फजान्स रूल है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, है ना, और उसके बाद है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। ठीक है, जो आज मैं कराऊंगी, और इसी के साथ ही जनरली मैं वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ाती हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा बॉन्ड पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हें कल ही बता दूंगी क्वेश्चन के साथ साथ। बॉन्ड पैरामीटर बोले तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, है ना, पता लगाना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें तुम बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर बताते हो, ये अपना सेकंड वाला टॉपिक रहेगा। और एक होता है अपना डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये ऐसे है तो टॉपिक और भी, बट ये ऐसे टॉपिक है जो तुम उठाओगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 साल के, तो तुम्हें इसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भर भर के। सबसे ज्यादा ये इतने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। ठीक है जी, हम कौन से कवर करने वाले हैं, हम ये सारे कवर कर लेंगे। ऑलराइट, ये हम सारे कवर कर लेंगे 4 दिन में, आराम से कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन में ये कर लेंगे पहले 3, और बाकी जो 2 दिन में वो ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तुमने एक थ्योरी पढ़ी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है? Yes, ma'am. हाँ पढ़ी तो थी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैंने डायरेक्ट चालू करा दे तो मैं मजा ही नहीं आएगा, बोर हो जाओगे वैसे ही आधे तो नींद में उठे हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते थे, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, है ना, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। इसमें हम कहते थे कि जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी वो आपस में क्या होती हैं, ओवरलैप होती है। ठीक है, और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, यही था। जैसे मान लो ये मेरे पास हाइड्रोजन की 1s है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। एक मेरे पास हाइड्रोजन की दूसरी है, इसमें भी हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 है। तो आपस में ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और जो ओवरलैपिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तभी तो होगा ना, जब एक आएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, एक ऐसे और एक ऐसे, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे थी।
ठीक है, एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का भी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का तुम ग्राफ भी बनाते थे, वो अभी मैं उस पर जा नहीं रही हूँ, है ना। तो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आप पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम एटॉमिक ऑर्बिटल को लोगे वो ओवरलैप हो जाएगी, राइट। कुछ कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे मान लो अगर तुम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, ये वो एक्सिस होती है जिसपे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आके वो मिलती हैं। जैसे मान लो तुम जेड ले रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बेटा पीएक्स पीवाई, तो आपको पता है ना पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये मेरी पीएक्स है, थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, कोई डिटेल में जा रही हूँ, और पीवाई क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ऐसे समझ लो। तो इनमें क्या बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? नहीं मैम, नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जैसे मान लो मैं पीजेड ले लूं, पीजेड क्या होगा, इसी एक्सिस के अराउंड होगा, देखो। तो इसमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप दो तरह के बॉन्ड वहां पे बनते थे, आप जो पढ़ते थे सिग्मा और पाई। वैसे तो एक डेल भी बनता है, बट मेन आप ये दो पढ़ते हो, सिग्मा और पाई, है ना। फिर आप पढ़ते थे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। और जो आपका पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जैसे देखो, देख रहे हो, यस मैम, सिग्मा बॉन्ड, ये जैसे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है। तो हम बोलते थे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग, अच्छे से ओवरलैपिंग हो रखी है, जबकि पाई बॉन्ड में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होती है। तुम लोगों को याद है, तुम थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो जीओसी में या हाइड्रोकार्बन में, तुमने देखा होगा तुम्हारी टीचर बोलती होगी कि पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, किसी यस ने मैम, सुना है पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। तो देखो वैसे तो दो बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं टीचर, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, जो बनता है वो लूजली बाउंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ पाना आसान है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड आपने सुना होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो वो इसीलिए होता है, राइट। तो ये आप पढ़ते हो, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ते हो, फिर उनका लाइक देखते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्लियर है। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही हम जो है यहाँ पे बेसिकली आते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे। अब बात ये आती है कि मैम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी तो ओवरलैपिंग ही बता रहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो हम अलग से हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताएगा, मॉलिक्यूल की क्या बताने वाला है, ज्योमेट्री बताने वाला है, ठीक है। तो वो क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या दिक्कत थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कुछ दिक्कत थी क्या जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो हाँ बेटा एक दिक्कत थी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी तुम लोगों को। यहाँ पे एक एग्जांपल है CH4, सबने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है और सबने रट भी रखा होगा, मैम टेट्राहेड्रल होता है, सबने रट रखा होगा। लेकिन वो तो तुमने रट लिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते क्यों हैं? ये नहीं सोचा होगा तुम लोगों ने। देखो आओ, आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। बोलो, यस मैम, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, देन मैं जंप करूंगी आगे वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं वैलेंस शेल ले रही हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही ले रही हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपके वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करते हैं। इवन जब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम पे आप क्या पढ़ते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं का ही क्या होता है फिर ओवरलैपिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बेटा कार्बन की ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करूं तो 2s में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा और 2p2 में ऐसे होगा, बोलो, ठीक है। अब 2s और 2p में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा।
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन देखना, ऐसे हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन 2p में भाग जाएगा, देखो। यस मैम सही। ठीक है, अब कार्बन के साथ किसकी जोड़ी बनी हुई है मेरा बेटा? हाइड्रोजन की। यानी कि हाइड्रोजन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो। Yes, ma'am. तो ये 1s 2s का ओवरलैप हो जाएगा, समझ रहे हो? 1s 2p का, 1s 2p का और 1s 2p का, यानी कि 3 आपको दिखेंगे 1s 2p के ओवरलैप और एक आपको दिखेगा 1s 2s का ओवरलैप। बोलो क्या कहते हो, है ना? यस तो मैम। यानी कि इस तरीके से मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, देखो एक बार। यानी कि जो एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का 1s यूज हो रहा है ना सब में, है ना? बोलो। यस मान मैम। लो ये आपका 1s 2p का बना है, ये भी आपका 1s 2p का बना है, ये भी आपका 1s 2p का बना है और ये 1s 2s का बना है। तो एक बात बताओ, जो हम ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, ठीक है, अब एक बात बताओ, एक 1s 2s में ओवरलैप हो रहा है, एक 1s 2p में ओवरलैप हो रहा है, तो जब ओवरलैपिंग होंगी तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। किसी में बेटर ओवरलैपिंग होगी, किसी में कम ओवरलैपिंग होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कायदे से तो जो 1s 2s का जो एक बॉन्ड है और जो बाकी 1s 2p है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो इनके बीच में एंगल कितना है सब में? 90 है। 90। तो बॉन्ड एंगल भी क्या है? सेम है। देखो क्या लिखा है मैंने, नींद में हूं मैं अभी लगता है। बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री। ऑलराइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? बट इन एक्चुअल bond strength is same for all CH bond and bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट, जो तुम बोलते हो। तुमने सुना होगा CH4 का टेट्राहेड्रल होता है यस मैम। और एंगल कितना होता है? 109। 109 जो टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कार्बन हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड है वो सबकी क्या होती है? बराबर होता है। ऐसा नहीं एक का कम है बाकी का ज्यादा है या बाकी का ज्यादा एक का कम है, ऐसा नहीं होता। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बीबीटी। हाँ या नहीं, बोलो। हम लोग ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इस कमी को क्या करता है? दूर करता है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जो ये वाली चीज है, अगर आप वीबीटी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से चलोगे तो बात नहीं बनेगी। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और हो रहा है यहाँ पे। पहले ये समझ में आया व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे जंप करेंगे क्योंकि ये तो हो गई गड़बड़े। ठीक है, ऐसे और में भी तुम कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तुम BeCl2 का भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा मैम, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या ऐसा नया है? एक बात बताओ, अभी मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, वो मैंने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया था। अभी मैं इसको यस सोचा समझा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है गौरव, अब मैं यही एग्जांपल तुम्हें किससे समझाऊंगी? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाँ ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ने के लिए तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ग्रुप 13 से 18। ठीक है, और तुम्हें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये सब चीजें तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, M03 वाले बच्चे, वो आज ना तुम्हें 9 बजे का लिंक चला गया था, वो कल क्लास थी 7:30। तो इट्स ओके, मैंने बहुत ज्यादा नहीं करवाया, थोड़ा सा ही रहे, मतलब ये तुम 5 मिनट की रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रही थी यहाँ पे। ठीक है, आइए। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जो बच्चे आए हैं, 1s2 2s2 2p2 होता है ना? तो ग्राउंड स्टेट में
ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। ठीक है जी। हाँ मैम, इसका कोई काम नहीं है अंदर वाले इनर कोर इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्योंकि 2s और 2p में कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ऐसा होगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। Yes, ma'am. अब क्या होता है मेरा बेटा, आपकी एक एस ऑर्बिटल और पी की 3 ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और जब आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिनकी एनर्जी और जिनका शेप क्या होता है उन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेम होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं मैं, ये तो समझा रही हूँ। जेई के सवाल कैसे सोल्व करोगे वो तो हम एक फॉर्मूले से करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ये समझा रही हूँ मैं कॉन्सेप्ट कि कैसे हो रही होगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर एक्साइटेशन पॉसिबल है तो एक्साइटेशन कराओगे। ध्यान रखना एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी होगी या तो सेम होगी या नियरली सेम होनी चाहिए, तभी एक्साइटेशन आप करवा पाओगे। ठीक है, चलिए मैम करा दिया। कई कई जगह पे एक्साइटेशन भी नहीं होता, बिना एक्साइटेशन का भी हो जाता है काम, वो भी मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, अच्छा मैम, अब जैसी एक्साइटेशन कराई तो एक एस की ऑर्बिटल और 3 पी की ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। जैसे तुम्हारे पास मान लो एक रेड कलर के पेंट का डब्बा है और 3 तुम्हारे पास क्या है, व्हाइट कलर के पेंट के डिब्बे हैं। अभी क्या है, ये अलग अलग हैं। जब तुम दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, पिंक कलर बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 बना लेना पिंक कलर के। ठीक है, और अब क्या होंगे, ये सारे के सारे पिंक तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो जब वॉल पे पेंट करोगे सारी दीवारें तुम्हें पिंक 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 दिखेंगी, सेम। तो ऐसे ही सेम इसमें भी होता है कि जब एक एस की ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल मिक्स करेंगी, मिक्स होने के बाद जो हमें नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका एनर्जी और शेप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब ये देखो कौन कौन इंटरमिक्स कर रहा है, इधर आओ, एक एस और 3 पी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरा बेटा, sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। और इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है, देखो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक बड़ा लोब एक छोटू सा लोब। ठीक है, ऐसे
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाईफाई बंद हो गया एक सेकंड। मैं सोचू कोई बोल ही नहीं रहा। कोई नहीं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहाँ तक सुनी थी तुमने मेरी बात? मैं आप लोग बता रहे थे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं क्या बता रही थी कि आपकी जब एक एस और 3 पी और बाइटल मिक्स करेंगी तो 4 एस आपको कितनी मिलेंगी? sp3। तो ध्यान रखना, जितनी एटॉमिक और बाइटल्स जो हैं आपकी मिक्स होती है, एटॉमिक और बाइटल्स, उतनी ही आपको क्या मिलती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती है। क्लियर है? यस मैम, वो छोटा वाला किस काम आता है? वो जो छोटा वाला लोग है। देखो दिखाने का तरीका देखो, जो हम दिखाते हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल को, Yes. वो इस तरीके से दिखाते हैं। एक बड़ा लोब होता है, एक सेकंड, ऐसे दिखाते हैं। एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, ऐसा। जो बड़ा लोब होता है ये पार्टिसिपेट करता है, दिख रहे हो? ये बड़ा वाला है मेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, मैम जो ग्रीन वाला Yes. नीचे की ओर है, दिखाने का तरीका है। हाँ जी, ग्रीन वाला जो वो है लोड, वो नीचे की ओर है। नहीं शायद, अच्छा वो नेटवर्क चला गया होगा। देखो इसमें क्या होता है, 3 4 टोटल 4 होंगी, 3 इस तरीके से होती है, एक पीछे की तरफ होता है। एक मिनट रुको, मेरे पास पेन है क्या? लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखो, दिख रहा है? ऐसा Yes, होता ma'am. है। ये देखो, ऐसा होता है ये। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो एक पीछे की तरफ होता है आपका। ठीक है, अब क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेंगे। तो कैसे करवाऊंगी? ऐसे, बोलो। Yes, ma'am. बस, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बन गया है? टेट्राहेड्रल। और जो बोन एंगल होता है इसमें कितना होता है? 109 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं। लेकिन ये आपके स्कूल में पूछा जाता होगा। एरो कहाँ पे बेटा? एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन दिखा रही हूँ। मैं पहले ही बोलूं, तुम अगर क्लास के बीच में आओगे ना, कभी कभी मन करेगा उठ के, तो चले ही जाया करो क्लास से, क्योंकि कोई कुछ समझ में आएगा नहीं। अब तुम्हें एरो ही दिखेंगे, स्पिन दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन की मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? ये मैंने आपको एक समझा दिया, और आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये 11 तुम कर चुके हो, तुमसे पूछा नहीं जाएगा 3 नंबर में कि एट ये बनाओ, तब तुम्हें स्टेप वाइज के नंबर मिलते थे क्या क्या कर रहे हो। बट अब तुम क्या करोगे? जेई के सवाल करोगे। अब जेई के सवाल के लिए ये थोड़ी ना बनाने बैठोगे हर किसी में, कोई एक तरीका होगा ना जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, वो तरीका मैंने आपको सिखाना है। लेकिन हाँ, एक मैंने बता दिया कि इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है जी, अब जैसे देखो जो मैंने बताया है वही है ये। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस बाय पोलिंग एंड स्लेटर। नाम याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं और हमें नई ऑर्बिटल्स मिलती हैं सेम एनर्जी और शेप की, जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हो। दिस इज फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बोल सकते हो? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ध्यान रखना, सेम या नियरली सेम, मतलब ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम कोई भी 2s और क्या कहते हैं 4s का ओवरलैपिंग करा लोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कोई चीज वैसे ही समझ में आ जाती है, सो यू डोंट नीड टू राइट थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, ये एक वीडियो है, ये देख लेना तुम लोग, तुम्हारे पीडीएफ में ये आ जाएगा। एक छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो है, इंटरमिक्सिंग करते हुए दिखा रही है ऑर्बिटल्स की।
ठीक है, देख लोगे? ठीक है। यस मैम, यस मैम। उसके बाद है कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। पहला, आपका फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मत गलत फहमी में रहना कि अगर आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगी सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगी। इवन जो आपकी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, जैसे अमोनिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर किसी ने पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है, तो इसमें एक्साइटेशन नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें ये वाली ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है। वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहुंच जाते हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तुम लोगों ने अगर सुना है तो, जैसे बताने की कोशिश करती हूँ, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता तो टेंशन मत लेना। जैसे आपका BF3 है ना, बोरोन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना सराउंडिंग में, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है NH3, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, शेयर कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम इसको। पेयर शेयर होता है ना, फिर से बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है ना कोवेलेंट हाँ बॉन्ड में। हाँ, तो इस तरीके से ये इसको डोनेट कर देता है इसकी खाली ऑर्बिटल में, ठीक है। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे चीजें, ठीक है। तो बेसिकली हमारी फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन में ये थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, ऑलराइट। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब आप बनाते हो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हो आप हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है ये बात? ठीक यस है। मैम, यस मैम। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जनरली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ऑलरेडी बता दिया। व्हाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल, मतलब पाई बॉन्ड अगर बन भी रहा है तो वहां पे वो हाइब्रिडाइजेशन से मिलके नहीं बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन से मिलके जो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है उससे सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये क्लियर है, ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज तुम ध्यान रख सकते हो। अब देखो मेरा बेटा, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे, ओरिएंट करेंगे कि आपस में कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। ऑलराइट, ऑलराइट, तभी तो CH4 की हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज है कि इसका क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो और ये टेट्राहेड्रल हो। जैसे मान लो तुम्हारा लीनियर होता है तो वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करती है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 180 डिग्री पे करती है। गेटिंग माय पॉइंट? sp2 होती है तुम्हारी sp2, तो वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करती है, इसमें अरेंज करती है 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, अपने आप को अरेंज करती है। तो आपको अलग अलग तरीके की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हुआ सबको, क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, कैसे इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। और कौन सी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, एक ये पॉइंट बेटा अपनी नोटबुक में लिखोगे सारे बच्चे, फटाफट से लिखो। क्या लिखा हुआ है, साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तुम समझ रहे हो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोगों को याद हो तो मैंने कहा था जो s ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि जो p d ऑर्बिटल है ये क्या है, डायरेक्शनल है। एक पर्टिकुलर आपको दिखेगा जगह पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपका साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है s करेक्टर के। मतलब जितना s करेक्टर ज्यादा होगा ये सारी चीजें क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हारा p करेक्टर बढ़ता जाएगा या तुम कह सकते हो s करेक्टर कम होता जाएगा, तो ये सारी चीजें, साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये सब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
है ना, जैसे sp में 50% s होता है, 50% p, sp2 में 67% p, sp3 में 75% के आसपास p करेक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लोगे। कर लिया? Yes, आज ma'am. मैं Yes, समझाऊंगी, ma'am. आज मैं समझाऊंगी, कल पूरी क्लास में मैं 1.25 घंटे की क्लास है तो 45 to 50 मिनट्स क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आज समझाना बहुत जरूरी है चीजें हो कैसे रही है। क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ 4 नंबर के लिए। आज और कल की क्लास अटेंड करने से तुम्हारे 4 नंबर पक्का है जेई में, 200%। अब आ जाओ मेरा बेटा, ये आओ, क्या लिखा हुआ है? कुछ भी मत लिखना, पहले मेरे को समझाने दो है क्या। देखो, अगर आपकी एबीडी, फिर बोलो क्या कह रहे हो? क्या करता है? सुनाई नहीं दिया मेरे को कुछ भी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चैट में लिख दो। देखो, अगर तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा 2 है, याद करो अभी मेरे साथ साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी? एसपी होगी। Yes, ma'am. एसपी होगी, लीनियर होगा, एंगल होगा 180 डिग्री का, और इसमें एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। पी की कोई भी कर सकते हो, पी एक्स कर सकते हो, पी वाई कर सकते हो, पी जेड कर सकते हो, तीनों की एनर्जी तुम्हें पता है सेम होती है। याद हो गया? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, ठीक है, हाँ, अगर पी करेक्टर बढ़ता जाएगा, ये वाली चीजें भी आप लोगों की बढ़ती जाएंगी। ये ज्यादातर आप ये वाले कहाँ पढ़ते हो? आप बेंट रूल में पढ़ते हो। वैसे बेंट रूल आपके मेंस में तो नहीं इतना पूछा जाता है, एडवांस में पूछा जाता है, वो थोड़ा अलग सा टॉपिक आएगा आगे जाके, वहां पे एस करेक्टर पी करेक्टर देखना पड़ेगा, फिर उससे क्या क्या फर्क पड़ता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आइए। ओके, तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारी 3 है तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2, यानी कि एक s और 2 p की ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, और 2 p की कोई भी हो सकती है, px py, py pz या px pz हो सकती है। क्लियर है? और इसका जो शेप आएगा, ज्योमेट्री आएगा, वो क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। 120 डिग्री का क्या होता है? एंगल होता है। अगर तुम्हारी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहाँ पे तुम्हें एक s और ये 3 p वाली इन्वॉल्व होंगी, और टेट्राहेड्रल होगा, एंगल होगा तुम्हारा 109 डिग्री 28 मिनट। अगर तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोल सकते हो या स्टीरिक नंबर भी बोल सकते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। इसमें s की एक, 3 p की और एक d की कौन सी यूज होती है? dz स्क्वायर वाली यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें आप कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसका क्या होता है? और क्या, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसमें अभी मैं तुम्हें शक्लें भी दिखाऊंगी। इसमें 3 तरह के एंगल होते हैं, 120, 90, 180। अभी तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है? तुम ये ध्यान रखो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 होगा लीनियर, 3 होगा प्लेनर, 4 होगा टेट्राहेड्रल, 5 होगा टीबीपी, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। निकालेंगे कैसे ये? इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। डी की कौन सी 2 ऑर्बिटल इसमें यूज होती है बेटा? एक तो ds स्क्वायर डैश y स्क्वायर होता है और एक dz स्क्वायर होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है, 90 डिग्री के इसमें एंगल होते हैं। 7 लास्ट sp3d3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। तुम खुद देखो ना, एक बार बताओ, एक s की ऑर्बिटल होती है, p की कितनी होती है? 3 होती है, और d की कितनी होती है? 5 होती है ना। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो एक s की इन्वॉल्व होंगी, तीनों p की जो बच गई वो d वाली हो जाएंगी। 7 के केस में एक s की, 3 p की, जितनी बच गई 3 और बचेंगे ना, 3 3 6 और एक साथ, तो sp3d3। इसमें ये तीनों ऑर्बिटल जो होंगी d की यूज होती है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इसमें जो एंगल होते हैं वो 72, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, Yes, ma'am. हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास कौन कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, sp3d3। जल्दी नाम याद करते हैं। sp वाले लीनियर होंगे 180 डिग्री, sp2 प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d टीबीपी,
sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऑलराइट, ये टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ये सिर्फ शक्लें देख लो क्योंकि अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे निकालना है तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन। मान लो तुम्हें दे दे BeCl2, बताओ भाई कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन वाले लीनियर होते हैं, ये सिर्फ मैंने शेप दिखाने के लिए ये स्लाइड लगाई है और कुछ नहीं। 180 डिग्री का एंगल होता है, क्लियर है? देखो, और इसके ये एग्जांपल्स हैं। मैम इसको रटना है क्या? हमें एग्जांपल्स को नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया, रटना नहीं है, तुम खुद निकालोगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद करो, ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल क्या होता है 120 डिग्री, 3 120 डिग्री के क्या होते हैं एंगल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है BF3 BCl3, है ना, नाइट्रेट सबसे अच्छे एग्जांपल है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है BeCl2 हो गया, HgCl2 हो गया, CO2 हो गया, है ना, इसका BF3 हो गया, BCl3 हो गया, नाइट्रेट हो गया। वैसे होते तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन पॉपुलर कुछ फेमस होते हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, sp3 देखो टेट्राहेड्रल होता है, एंगल कितना है इन सबके बीच 109 डिग्री। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है जैसे CH4, CCl4, NH4+, है ना, अमोनिया, वाटर, डायमंड, ये सब क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। मैम हमें कैसे पता चलेगा, मैं निकलवाऊंगी ना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे Yes, ये ma'am. हो गया sp3d, ये देखो sp3d इस तरीके से होता है। देखो ये सब कैसे आई होंगी इसका बेटा शेप, वैसे जैसे मैंने तुम्हें CH4 में मिक्सिंग करके दिखाई थी ना, ऐसे सब में मिक्सिंग करके बनती है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे होता है ये बेटा, बीच में आपका सेंट्रल एटम होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है PCl5। इसमें बोन एंगल 90 डिग्री भी होता है। ये देखो इनके पीछे 90 डिग्री, देख पा रहे हो सारे बच्चे, ये देखो डायग्राम में देख लो इधर, 90 इसके साथ 90 है, ये देखो ये भी 90 है, ध्यान से देखो, और ये भी 90 है, देखो। और ऐसे ही ऊपर वाले 390 बना रहे हैं ना, तो नीचे वाले भी कितने बनाएंगे 390, तो 690 है। ठीक है, और ये देखो 120 डिग्री के कितने हैं यहाँ पे, 3 है। एक 180 डिग्री का भी दिख रहा होगा तुम्हें, ऊपर और नीचे वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, इसके नाम होते हैं मेरा बेटा, वो मैं कल बता दूंगी, वैसे भी सुन लो। ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और जो ये 3 है इनको हम बोलते हैं Equatorial. इक्वेटोरियल। और एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं लंबे, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देख, एक बार बताओ, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं सारे जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो है, बोलो क्या कहते हो? तो अब जो तुम्हारे ये 2 एक्सियल हैं बेटा 180 डिग्री पे, वो कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन खा रहे हैं, 3 से खा रहे हैं, दिख रहा है? ये देखो कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, ये वाला इससे खाएगा, है ना? ठीक है, देख रहे हो, इससे खाएगा, इससे खाएगा, तो 390 डिग्री की रिपल्शन मिल रही है। ऐसे नीचे वाले को भी मिलेंगी। लेकिन जो इक्वेटोरियल पे है वो कितने की रिपल्शन खाएंगे, 290 डिग्री से खाएंगे। तो ज्यादा रिपल्शन कौन खा रहा है, एक्सियल बॉन्ड, तो इसलिए वो क्या होते हैं, रिपल्शन से दूर भागने के लिए लंबे होते हैं, वीक होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं मेरा बेटा, लॉन्गर होते हैं, किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा इधर देखो, जब अगर मान लो तुम्हारा 6 स्टीरिक नंबर, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 पॉसिबल होती है, sp3d2 और d2sp3। ये आप कहाँ पढ़ोगे, जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगी। अब तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि 12th में हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल है, देख पा रहे हो, ये देखो।
अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एंगल है। एक तो मुझे 90 डिग्री का दिख रहा है, ये देखो ये 90, ये देखो ये 90 है ना, इसमें 90, इसमें 90 और ये 90, देख रहे हो एक बार। तो ये जो ऊपर वाला है वो 4 90 डिग्री बना रहा है, और ऐसे नीचे वाला भी बनाएगा, तो टोटल 8 हो गए। Yes, 8 ma'am. तो ये हो गए, और ये देखो 4 यहाँ पे भी दिखेंगे तुम्हें, इधर आओ, ये देखो, ये भी देखोगे ना, ये 90 डिग्री है, एक 90, एक 90, एक 90 और एक सेकंड, एक, दो, तीन, चार, 4 90 डिग्री है यहाँ। तो यानी कि 8 और 4 कितने हो गए, 12। दिख रहा है ना, इनके बीच भी तो 90 है, देखो ये 90 है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे दिख रहा है 90 डिग्री है ऐसे। तो टोटल 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री के 12 हो गए। अभी मैं तुम्हें लिस्ट भी दे दूंगी किसमें कितने एंगल है, टेंशन ना लो। कहोगे मैडम लिखवाया तो है नहीं आपने, मैं लिस्ट दे दूंगी। 180 डिग्री, ये देखो 1 2 3, तो 180 डिग्री के कितने हो गए, 3। ऑलराइट, तो ये सबके नहीं याद करने हैं, बट मैं तुम्हें एक लिस्ट दे देती हूँ, ठीक है। कभी देखने का मन करे तुम्हें किसमें कितने हैं तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये रही वो लिस्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा? अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन होने की, है ना। जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया है, और तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल की शेप्स दिखाई है, ठीक है। एक तुम्हारा ये होता है sp3d3, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, पेंटागनल बायपिरामिडल। देखो ऑक्टाहेड्रल तो है ही, अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, राइट, क्योंकि 7 हो गए ना टोटल, तो एक जो है इस तरीके से दिख रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे। तो इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं, 72 यानी कि 72 और 90 डिग्री के 2 तरीके के एंगल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता पेंटागनल बायपिरामिडल वाला, ज्यादातर जो स्टीरिक नंबर 6 तक होते हैं ऑक्टाहेड्रल तक, वो ज्यादा यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फिर आ जाएगा तो मेरे को मत बोलना कि मैम बताया नहीं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या होता है, 5 7 ये 7 होता है, ठीक है। ये तो थी बात की, हाँ बोलो। मैम जैसे इसमें IF7 तो साइड में IF मतलब 7 है, और मैम वैसे SP2 जो स्टार्टिंग का सेकंड नंबर का था उसमें S प्लस PX प्लस PY था, लेकिन इसमें साइड में 3 है मैम, इसके पीछे वाली से मैम, पीछे SP2 में मैम, SP2 में हाँ हाँ हाँ, मैम, इसमें साइड में 3 है, और जैसे वहां लिखा S प्लस PX प्लस PY 3। यहाँ पे px और py लिखा है, हाँ ठीक है। और मैम जैसे उसके हिसाब से देखिए, C2H2 है तो साइड में H2 के हिसाब से 2 हैं। यहाँ हाँ। जैसे AlCl जैसे मैम, लेकिन अच्छा, तुम S इसको प्लस देख के PX PY है कंफ्यूज, एक सेकंड, तुम इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि 3 Cl है तो px py pz होगा? यस मैम। नहीं, देखना बेटा, कितने बॉन्ड है टोटल, 3 है ना। यस मैम। तो एक S वाला होगा, एक P वाला होगा, एक P वाला, हो गए ना 3। यस मैम, ये आ गया। लीनियर में sp है तो 1 2, ठीक है ऐसे। यस मैम। ये देखो बच्चों, ये आप लोगों के लिए मैंने लिस्ट लगा दी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो आपको पता चल जाएगा किसमें कितने एंगल है, ठीक है। जैसे BCl2 में, ये तुम्हारे एडवांस के लिए है, मेंस में नहीं पूछते, जान लिए, ठीक है। BCl2 में 1 है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, BF3 में 3 है, ऐसे CH4 टेट्राहेड्रल में 6 है, PCl5 में 3 120 डिग्री, 1 180 डिग्री, SF6 ऑक्टाहेड्रल, वो भी मैंने तुम्हें बता ही दिया। 90 के कितने हैं तुम्हारे, 12 हैं, ठीक है। और 180 डिग्री के कितने हैं, 3 हैं। ऐसे IF7 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, 180 का 1 होता है, 90 के 10 होते हैं, और 72 के कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। यस मैम। कर लेना, ठीक है। चलो, अब आते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
दो तरीके होते हैं मेरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के। एक तो होता है कि तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया जाए और स्ट्रक्चर से तुम्हें पता करना हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या बोल गई मैं? एक तो ये तरीका होता है कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर दे रखो और स्ट्रक्चर से तुम्हें पता चले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो बेसिकली जहां पे स्ट्रक्चर को देख के पता लगाना होता है उस केस में तुम्हें क्या काउंट करना होता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जैसे ही तुम काउंट करोगे वो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। जैसे मान लो CH4 है मेरा बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। लोन पेयर है ही नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 4। और 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। बोलो क्या कहते हैं? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ध्यान से देखो, और तुम्हें दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो इस कार्बन के पड़ोसी में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। पाई को नहीं करना है। और 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इसकी भी देखो 1 2 3, इसकी भी क्या होगी? sp2। ठीक है, मान लो ये है, ऑलराइट। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड 1 2 sp, 1 2 sp। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ऐसे तुम किसी का भी कर सकते हो। इवन तुम सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करने के लिए आए, वो भी तुम कर सकते हो, राइट। तो ऐसे, जैसे और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है ये है, क्या बोलते हैं, ICl2 नेगेटिव है। अभी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता कैसे आएगा, ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ, अभी तुम सीख भी जाओ। ये होता है बेटा इसका ज्योमेट्री। क्या काउंट करना है तुम्हें? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5, कितने हुए? ICl2। एक सेकंड, Ma'am, sp3d. ये नहीं बनता इसका, एक मिनट रुको। हाफ ऑफ 7 + 2 + 1, 10 + 2 5। ऑल राइट, तो इसमें जो है यही बनेगा। 3 लोन पेयर होते हैं, अभी बता दूंगी कैसे आएंगे। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर? 5 टोटल। Yes, ma'am. टोटल 2 + 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3d. sp3d। मान लो ये है तुम्हारे पास SF6, इसका ऐसा होता है ज्योमेट्री। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? 6 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। Ma'am, sp3d. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर गिवन है तो तुम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। जैसे और देखो, SO3 ऐसा होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। 3. तो ये sp2 है, sp2. ठीक है। I3 नेगेटिव ऐसे दिखता है ये। 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास, sp3d. sp3। sp3d. ऑलराइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को देख के तुम पता लगा सकते हो। अब बात आती है, सेकंड तरीका आता है जब तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। मान लो मैं तुम्हें बोलूं ICl2 नेगेटिव का मेरे को ज्योमेट्री बताओ। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए ये क्या है मेरा बेटा? फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखेंगे सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। क्या कहता है? इधर आओ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। क्या सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं सेंट्रल एटम पे? जैसे मैं तुम्हें बोलूं फॉस्फोरस के सेंट्रल एटम, तो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15वें ग्रुप का है ना।
यस तो मैम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ग्रुप 16 वाला मेंबर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 वाला 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 वाला 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप 14 वाला 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली वाले जो बंदे होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मैम सेंट्रल एटम कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा? सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और जिसका नंबर कम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, जो एक बॉन्ड तो बना ही रहे हैं, इसमें कौन कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके मोनोवेलेंट एटम है। ऑक्सीजन मत ले लेना, 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन मत ले लेना, 3 बॉन्ड बनाता है, क्लियर है? हाँ जी यस मैम सभी, ओके। Yes, ma'am. प्रिंस, सिमरन, ऋषि, दीपक, तुषार, साहिल, निशिता, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज विद साइन, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास कोई मैम क्या है? है, हाँ, मान लो सपोज NH4 प्लस दे रखा है, तो माइनस क्या करोगे, जितना चार्ज है, कितना, 1 का, तो -1 हो जाएगा। मान लो CO3 2 नेगेटिव है, तो माइनस कितना चार्ज है, -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यस क्लियर है? तो इसमें भी वही है, अगर X2 आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए, sp2 4 के लिए, sp3 5 के लिए, sp3d 6 के लिए, sp3d2 7 के लिए, sp3d, ठीक है। चलिए, स्टेरिक नंबर है ना? हाँ, एक्सिस स्टीरिक नंबर बोल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोल सकते हो गया इतना। अब मैं आपको लेती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब तुम मुझे कल मिलो तो फिर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। चलिए, जैसे पहला NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखनी है, ठीक है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखनी है कि क्या आ रहा है। आओ इधर। तो कैसे, मैं भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रही हूँ। तो क्या होगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, 3, तो 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। इसका शेप ज्योमेट्री क्या होगा वो मैं VSEPR थ्योरी में डिस्कस करूंगी। सेकेंड एग्जांपल, CO2, कार्बन इज योर सेंट्रल एटम, तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन काउंट करोगे, नहीं मैम, तो ये कितना आएगा, मैम ये तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp। तीसरा NH4 प्लस, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हाफ, फ्रॉम sp3 सुन लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5, मोनोवेलेंट कितने हैं, 4, माइनस साइन कितना है, 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 8/2 4 3, ठीक है। और ले लेते हैं ClO4 नेगेटिव, पर क्लोरेट, इसमें हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे तुम्हारा, क्लोरीन है, हम sp3 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन S7 प्लस, ऑक्सीजन को काउंट करोगे, नहीं करोगे, +1, क्यों, क्योंकि -1 का चार्ज है, sp3, ठीक है, ओके। SF6, हाफ ऑफ, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, मोनोवेलेंट कितने हैं, 6, ध्यान रखना मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही आएगा, 12/2
6 यानी कि sp3 D2। ठीक है, अच्छा IF7 half of 7 valence electron in iodine, monovalent 7, 14/2 7 यानी कि sp3d3। Yes, ma'am. ECl5 कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट 5, तो sp3d। sp3 ठीक है, अच्छा और ले लो, बहुत सारे हैं। SO3 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर 6, ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, sp2 कितना आ जाएगा? 3 यानी कि sp2। sp2 बोलो, Yes, ma'am. निकाल यस पाओ? मैम। बहुत अच्छी बात है। और ले लो एग्जांपल, वाटर, ऑक्सीजन सेंटर, ध्यान रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6, मोनोवेलेंट 2, तो 4 sp3 हो जाएगी इसकी। ठीक है, और ले Yes, ma'am. नाइट्रेट आयन ले लो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है नहीं काउंट करना, +1 तो 6/2 3 sp2 sp2। sp2 और ले लो XeOF4 ले लो, जीनोन इज योर सेंट्रल एटम, हाफ ऑफ जीनोन ग्रुप 18 8, ऑक्सीजन के नाम का 0 मतलब डाइवेलेंट है, 4 मोनोवेलेंट, कितना हो गया? 12/2 6। sp3 sp3d square ये बताओ किसको प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में? दो से ज्यादा हुए मतलब सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम तो एक ही होगा ना मेरा बेटा, साइड एटम होंगे ना ज्यादा, सेंट्रल एटम तो वो नहीं होगा। क्या सभी को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गई? ठीक है, जिसको नहीं आई दोबारा कर लेना। ठीक है, अब आओ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, VSCPR थ्योरी। अब VSCPR थ्योरी में क्या मैम खासियत है? वही तो है ये, यस। बस VSCPR में क्या है, देखो नाम से पता चला, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पे वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसिडर करेगी। नहीं, इसकी नहीं निकालनी भाई, ये तो मिक्स्ड वो है, Fe2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड है, Cl2 4, इसकी थोड़ी ना निकालनी है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जितना बता रही उतना करो ना, ये करनी ही नहीं आपको। Fe2O3 की नहीं पूछेंगे वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए आइए। ओके, तो VSCPR थ्योरी क्या कहती है मेरा बेटा? वो ये बोलती है molecules having covalent bond have definite geometry as covalent bonding has directional characteristics। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं क्योंकि जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। जहां पे अर्पित तुम्हें ये पढ़ा रहे हैं ना, इस इनका वो हाइब्रिडाइजेशन, वहां से पढ़ लेना आप। ठीक है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड की क्या होगी? ज्योमेट्री भी होगी, जैसे भी मैंने बताया, sp2 जो बन रहा है, टेट्राहेड्रल है, TBP है। ठीक है, और डायरेक्शनल इन नेचर होता है ना, तभी तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं, अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर रही हैं कि रिपल्शन कम से कम हो, तो उसका जो ज्योमेट्रिक, जैसे तुम पढ़ो टेट्राहेड्रल, लीनियर, ये सब पढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली VSCPR क्या है? सिंपल थ्योरी है जो कि शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को बताती है। देखो, एक तो ये चीज है कि मैम ये टेट्राहेड्रल होगा, मैम ये TBP होगा, इनकी ज्योमेट्री। लेकिन अगर मेरा बेटा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी आ जाएंगे, तो वहां पे उनका नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वहां पे फिर हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, जब आप लोग पढ़ोगे। अभी ज्योमेट्री में क्या होता है मेरा बेटा? आप लोन पेयर को काउंट करते हो, और शेप में आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है,
कैसे मैम? अभी मैं बताऊंगी। ये थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा सुन लो। बेसिकली ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताती है बाय कंसिडरिंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। ये कहता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल वेदर बॉन्डेड और अनबॉन्डेड, मतलब दो तरह के तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर कौन से होंगे? जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। लोन पेयर क्या होंगे? जो पार्टिसिपेट नहीं, अलग से बस सेंट्रल एटम पे फैल के बैठे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो मेरा बेटा? कम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन। यस, मिनिमम कम रिपल्शन। ठीक है, अब ऑर्डर क्या दिया है रिपल्शन का वो देखिए। वो क्या, ये मैंने नहीं बोला, ये लाइक थ्योरी में आया है कि लोन पेयर जहां पे होता है उनमें ज्यादा रिपल्शन होती है। फिर जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है फिर वहां रिपल्शन होती है, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होती है मेरा बेटा? बॉन्ड पेयर में। तो अगर कहीं पे भी लोन पेयर आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगी? सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी ऑर्बिटल्स की, सो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ताकि कम से कम क्या हो? रिपल्शन। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। The electronic repulsion between two pair of electron will be minimum if they are as far apart as possible. ये क्लियर हुआ इतना? बताओ। Yes, ma'am. यस सर। ठीक है, अभी हमारे पास कब तक क्लास होती है अपनी? 8:45 अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ठीक है, और तुम्हें एक छोटा सा घर से काम करने के लिए भी दूंगी, बिल्कुल छोटा सा। देख, सबसे पहला एग्जाम्पल है BeCl2, ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो बेरिलियम क्लोराइड की तो क्या होगी? हाफ ऑफ बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, Yes, ma'am. मोनोवेलेंट 2, तो 4/2, तो ये sp होगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है मेरा बेटा? लीनियर होने वाली है। और एंगल ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैम ये ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है? लोन पेयर। तो जहां पे 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होते हैं वो कैसा ज्योमेट्री? उसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? लीनियर। बोलो। अगर मैं बात करूं BF3, तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालोगे तो कितनी आएगी? 3 + 3 sp2 आएगी। ट्रायगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ये देख लिया कीजिए कि सराउंडिंग में कितने साइड एटम कितने हैं? 3। जो आपके साइड एटम होंगे वही इन्वॉल्व होंगे आपके किसमें? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो इसका शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर जाएगा, और एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं SO2 का, हाफ ऑफ 6, ये भी कितना आया? 3। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या आ जाएगा? देखो, लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि 3 पूरे करने हैं तुम्हें। बता रही हूँ, 3 पूरे करने हैं। सल्फर के साथ साइड एटम देखो, ध्रुव कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो जो 2 है वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो बाकी एक बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? लोन पेयर में चला जाएगा। इसका कैसे होता है शेप? इस तरीके से होता है, देखो उधर दिख रहा है सबको? यस मैम। तो इसका ज्योमेट्री तो क्या होगा? प्लेनर, लेकिन इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? V शेप या पेन शेप। और इसका बॉन्ड एंगल क्या क्या होगा? 120 होगा? नहीं मैम, अब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी। देखो ना, लोन पेयर, एक मिनट रुको, जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो ये बॉन्ड देखो थोड़े से ऐसे पास आ जाएंगे, दिख रहा है? ये देखो, मान लो पहले ऐसे थे, रिपल्शन खाई थोड़े से अंदर की तरफ आ गए, दिख रहा है? पहले ऐसे थे, रिपल्शन खाई अंदर।
तो इसका जो, अरे नहीं वो अमोनिया का होता है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 120 से कम, ये होता है अराउंड 119 डिग्री। मैम 119.5। यस मैम 1.5। 0.5 तुम लगा लेना, ठीक है। तो 119 डिग्री के आसपास इसका एंगल होता है, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलो और एग्जांपल करते हैं, और ले लो, कौन सा लोगे, अमोनिया ले लेते हैं। इससे पहले CH4 ले लेते हैं। चलो CH4 में तो सबको पता है, मैं बता चुकी हूँ, इसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट इसके एंगल होगा, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने निकलवाई, कितनी होगी, sp3। तो इसमें कितने होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या होता है मेरा बेटा, लोन पेयर। तो इसका ज्योमेट्री तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पिरामिडल। पिरामिडल इस तरीके से होगा, पिरामिडल। अब इसमें देखो होना तो चाहिए एंगल कितना, 109, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, तो ये अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 107 डिग्री के आसपास एंगल हो जाएगा। तो जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो पिरामिडल शेप होगा, क्लियर है, बोलो। Yes, ma'am. अब आते हैं वोटर। Yes, ma'am. वोटर में भी अभी मैंने निकलवाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो साइड एटम बोलो 2 है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर और बाकी जो 2 बचेंगे वो लोन पेयर हो जाएंगे। टोटल 4 है ना, 3 p की 1 s की, तो टोटल 4 पूरे करने हैं, 2 बॉन्ड पेयर, बाकी जो बचेंगे वो लोन पेयर में। तो इसका किस तरीके से होता है, ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाएगी आपकी, बी शेप। वी शेप या अब तो भाई यहाँ पे तगड़ी रिपल्शन होगी, तो ये तो बहुत ही अंदर चला जाएगा। तो कितना चला जाएगा कि एंगल जो है 109 से घट के 104 हो जाएगा। तो अगर मान लो SO2 अमोनिया और वाटर का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने आएगा तो तुम कर लोगे, यस मैम। यस मैम। यस ठीक है। मैम। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं, कौन सा एग्जांपल है ये, साथ PCl5, क्या हाइब्रिडाइजेशन अभी निकलवाई मैंने, sp3d, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, यस मैम। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, TBP होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। एक और ले लेते हैं SF4, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सारे बच्चे सल्फर की, 6 + 4 10/2 5 sp3t, यानी कि साइड एटम कितने हैं, 4, तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि मेरा बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड पे रिपल्शन कम होती है, तो हम लोन पेयर को कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे लगाना पसंद करते हैं। तो ये कैसा दिखता है, सीसो, झूले की तरह, सीसो, सीसो शेप होता है इसका। ऑलराइट, यस मैम। ये देखो, ये तुम बैठे ब्लू वाले, ये तुम्हारा साथी, और बीच में वो झूला। मेरे पास पेन भी है, एक मिनट, ये देखो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक और केस आता है जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, ClF3 निकालना, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो सारे बच्चे, कितनी आ रही है, निकालो। मैम sp3d। मैम sp3d आ रही है। हाँ जी, कंफर्म कीजिए, प्रिंस वगैरह सारे जितने बच्चे बैठे हो, समीर, तुषार, संदीप, sp3d, सिमरन, ऋषि, बहुत बढ़िया, sp3d आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर और
0 लोन पेयर। तो ऐसे होता है, देखो इधर टीबीपी ही होगा ज्योमेट्री। तो अब लोन पेयर 2 है तो मैं उसको यहाँ पे लगाना पसंद करूंगी। तो ये देखो कैसा शेप है, लोन पेयर को अगर मैं हटा दूं तो कैसा दिखता है तुम्हें? टी शेप। मैम लेकिन थोड़ा मैम बेंट होगा। मैम यहाँ हाँ, पे 2 लोन थोड़ा पेयर सा आएगा ना, आपने 0 लिख दिया। थोड़ा सा क्या होगा मेरा बेटा? क्या लिख दिया मैम मैंने? सर लोन पेयर 2 आएंगे। हाँ 2 ही तो लोन पेयर है ना। मैम वहाँ 0 लिखा हुआ है। अरे एक करके बोलो, हाँ पीर बख्श बोलो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा बेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, हाँ थोड़ा सा टिल्ट होगा क्योंकि रिपल्शन होगी ना, तो एंगल भी 90 डिग्री नहीं होता, उससे कम होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होगा। ठीक है, यस मैम। चलिए ऑल राइट। और बाकी जैसे I3 नेगेटिव है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? I2 नेगेटिव करके लिखोगे इसको। ठीक है, तो अगर आयोडीन का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ 7, मोनोवेलेंट 2 और चार्ज +1। तो ये भी कितना हो जाएगा? sp3। और देखो इस तरीके से होता है, लीनियर शेप हो जाती है इसकी, 3 लोन पेयर आ जाते हैं। देख रहे हो, 2 बोन पेयर, 3 लोन पेयर। इसमें क्या होता है? एंगल 180 डिग्री का ही होता है और ये लीनियर होता है। ठीक है, तो आज इतना ही करना है। अब तुम्हारे लिए छोटा सा काम ये है बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये एनसीईआरटी में टेबल है, तुम यहाँ से मत पढ़ना, एनसीईआरटी खोलना है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी। तुम्हें क्या पढ़ना है? ये पढ़नी है टेबल, जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, है ना। और ये देखो, जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, है ना। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो शेप कैसा होगा, 4 और 1 होगा तो क्या होगा। ये पढ़ के आना कल, ऐसे मत आ जाना क्लास में। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या होगा, 5 और 1 में क्या होगा। तो ये आप लोगों को करके आना है। क्लियर है? और ये मतलब जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा रिवाइज करके आओगे तुम। जैसे इसमें देखो SO2 का एंगल ये क्यों होता है, उसका रीजन दे रखा है, तो एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी क्या कहती है। NH3 का बोन एंगल कम क्यों होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन बन के आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको नहीं किसी रेफरेंस बुक की जरूरत है, एनसीईआरटी करो। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पहले प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद तुम जेडी या वीके जायसवाल देख सकते हो, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी मैं तो मना ही करती हूँ जनरली बच्चों को। ठीक है, वाटर का बोन एंगल कम है। ठीक है, यहाँ पे देखो सीसू में लोन पेयर, देखो इधर आओ, इक्विटोरियल पे है तो क्यों ज्यादा स्टेबल है, एक्सियल वाला क्यों कम स्टेबल है, तो ये उसका रीजन दिया हुआ है ना। ClF3 में देखो इक्विटोरियल पे है, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल पे है, फिर एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक्सियल पे हैं, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, तो ये रीजन दिए हुए हैं। और ये वाला मैं बता दूं 2025 में आया था और 80% बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए। तो उनको पता क्या लग रहा था, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये वाला, जबकि पॉसिबल तो सारे ही हैं। लोन पेयर तुम एक्सियल एक्सियल पे भी लगा सकते हो, एक्सियल इक्विटोरियल पे भी लगा सकते हो, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है? एक्सियल वाला। क्वेश्चन किस तरीके का आया था? ये 3 स्ट्रक्चर बना के दे रखे थे और ये पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी जिसमें था कि तीनों पॉसिबल हैं, एक स्टेटमेंट थी इसमें से ये ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कुछ 3-4 स्टेटमेंट थी। कल करवाऊंगे ना क्वेश्चन तब लेके आऊंगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक्सियल इक्विटोरियल पे है, इसमें देखो एक्सियल एक्सियल पे है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इक्विटोरियल इक्विटोरियल वाला, फिर एक्सियल इक्विटोरियल, फिर लास्ट में ऑलराइट। तो ये तुम्हें पढ़ के आना, कर लोगे इतना छोटा सा काम, बताओ ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 20 मिनट्स लगेगी, 20 मिनट दे देना इसको, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, कल मैं आते ही क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। 15-20 क्वेश्चंस लाऊंगी, पहले हम वो करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम होगा तो मैं MOT पे जंप कर जाऊंगी, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, तो ये करो और फिर बाकी हम शाम वाली क्लास में मिलते हैं। क्लियर है? जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है? गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग।